जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। पॉलिटी की क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूं बच्चों को। नंबर वन, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन स्ट्रगलिंग टू रजिस्टर टुडे। बच्चों को आज ओटीपी नहीं आ रहा था, बहुत बच्चों को प्रॉबेबली सर्वर प्रॉब्लम या कुछ ट्राई की रेगुलेशन चेंज हुई है तो एसएमएस जाने से पहले कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। दैट प्रॉब्लम हैज़ बिन रिजॉल्व नाउ। तो अब अगर आप chetanbharat.com के ऊपर जाएंगे और रजिस्टर करेंगे HCS कोर्स में, या फिर अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करके उस पर रजिस्टर करेंगे तो आपको OTP आएगा। अगर अभी भी OTP ना आए तो भी हमने थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया है। नाउ इन एडिशन टू यू गेटिंग द OTP ऑन योर मोबाइल फ़ोन, यू ऑल्सो गेट OTP ऑन योर ईमेल। तो आप ईमेल से भी इसको वैलिडेट कर सकते हैं। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अगर आप नहीं भी रजिस्टर कर पा रहे एक दो दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है बच्चों का, तो उसमें क्या है, हम YouTube पे लेक्चर्स डाल ही रहे हैं। 12 बजे का लेक्चर है जिसमें सुबह हम हरियाणा की जीके करवाते हैं, आपके साथ में विवेक सर जीके करवा रहे हैं हरियाणा की। 5 बजे का लेक्चर है जो थोड़ा 2 दिन से अनफॉर्चुनेटली 6 बजे आ रहा है, होपफुली कल से 5 बजे आएगा। हमारी टीम के सबसे अदरवाइज डिसिप्लिन्ड और सबसे ज़्यादा कर्मठ जो हम बोलते हैं ना, हमारी टीम के मेंबर भरत सर, वो करवा रहे हैं आपको एंशिएंट मेडिवल। मेरी क्लासेस मशहूर हैं थोड़ा लेट होने के लिए, 15 मिनट लेट हो गई, 20 मिनट लेट हो गई। भरत सर की डॉट ऑन आती है तो, लेकिन आई थिंक कि आपको, मैं देख रहा हूँ लेक्चर्स और बच्चों के फीडबैक भी मैं पढ़ता हूँ, दे आर लाइकिंग हिस्ट्री द वे ही इज़ टीचिंग। एंड ट्रस्ट मी, जितने डिटेल में वो आपको एंशिएंट मेडिवल कल्चर के साथ इंटीग्रेट करके करवा रहे हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। वो सारी स्टैंडर्ड बुक्स, उन्होंने हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, 8 साल हो गए उनको, 10 साल हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ में रहते हुए। तो उसमें क्या है कि वो आपको बहुत इंटीग्रेटेड मैनर से करवा रहे हैं। बच्चों का पूरा साल निकल जाता है और उनको एंशिएंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी क्लियर नहीं होती, किसके बाद कौन आया था, किसके बाद कौन आया था। जिनको वो क्लियर है उनको नए नए टाइप के सवाल जो एग्जाम में आ रहे हैं, ट्रैवलर्स के ऊपर, बर्नियर के ऊपर सवाल आ गया है ना, इब्ने बतूता के ऊपर सवाल आ गया, उनको वो नई वाली चीज़ें नहीं क्लियर होती। तो भरत सर इज ट्राइंग टू क्रिएट अ वेरी गुड सिंथेसिस वेर इन the basic knowledge of ancient and medieval history is very harmoniously integrated with your latest pattern। तीसरी मेरी क्लास तो आती है एक एवरेज सी, ठीक। तो चलें आगे। नाउ आपको आज हम प्रियम्बल करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक भी अब किसी को लगेगा कि इसमें करवाने वाली क्या चीज़ है, सामने खोल के रख देते हैं, बस प्रियम्बल पढ़ लो। बचपन से हमारी NCERT के पहले दूसरे पेज पे छापा होता है, बट पेपर में बच्चे अब इसके ऊपर आते थोड़े फिलोसफिकल सवाल। इस बार भी क्वेश्चन आया था प्रियम्बल के ऊपर। समझने का टॉपिक है, पढ़ने से ज़्यादा समझने का टॉपिक है, तो आपने उस चीज़ पे ध्यान देना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। रीड बिटवीन द लाइन्स, 2 शब्दों के पीछे का भाव आपको समझना है। वेरी सिंपल टॉपिक। प्रियम्बल क्या होता है? कोई भी लंबा चौड़ा लीगल डॉक्यूमेंट, उसके आगे का इंट्रोडक्शन कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस लीगल डॉक्यूमेंट। मैंने एक बहुत बड़ा कायदा कानून बना दिया, उसके अंदर मैंने 100 क्लॉजेस डाल दिए। मैंने एक कायदा कानून बना दिया कि जो ओवर स्पीड करेगा उसको इतने रुपए का चालान होगा। ओवर स्पीड किसको बोलेंगे? 60 किलोमीटर से ज़्यादा। जो सीट बेल्ट नहीं पहनेगा उसको इतने का चालान होगा, जो ये नहीं करेगा, जो वो नहीं करेगा। इतना बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट बनाया है। इस लीगल डॉक्यूमेंट का मेरे को इंट्रोडक्शन देना है, और मैंने सबसे पहले पेज पे लिख दिया कि ये लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा रहा है ताकि लोगों के लिए, आम लोगों के लिए सड़कों पे सेफ्टी क्रिएट की जा सके, आम लोगों के बीच में एक तालमेल बिठाया जा सके, सो दैट एवरीबडी कैन ड्राइव पीसफुली। और इसी के लिए जो लोग इस चीज़ का पालन नहीं करते उनको पनिश किया जा सके। ये मैंने पहले पेज पे लिख दिया, मेरा प्रियम्बल हो गया इस डॉक्यूमेंट का, मोटर व्हीकल एक्ट का। सिमिलरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसमें आपके एग्जाम में आपको क्या क्या आता है पेपर में, सबसे पहले तो आपको इसका टेक्स्ट ही पता होना चाहिए जिस पे हम बात करेंगे। पर टेक्स्ट का मतलब क्या है? एक एक वर्ड के पीछे का छुपा हुआ मीनिंग। सॉवरेनिटी लिखा है तो क्या मतलब है उस बात का, सेकुलरिज्म लिखा है तो क्या मतलब है उस बात का। क्लियर? पहला है इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, इस बार यूपीएससी में अभी जो 4 अक्टूबर 2020 को पेपर हुआ था, इसकी जस्टिशिएबिलिटी पे सवाल आया था, ठीक। तो जस्टिशिएबिलिटी, अब जस्टिशिएबिलिटी क्या होता है और प्रियम्बल जस्टिशिएबल है कि नहीं है, विल टॉक अबाउट दैट। तीसरी चीज़,
अमेंडेबिलिटी, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? तो जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं उनको पता है कि जी हाँ किया जा सकता है, इंदिरा गांधी जी ने किया इतनी बार। तो कुछ ऐसा सा दिखने वाला था हमारा प्रियम्बल। अब स्टार्टिंग कैसे होती है प्रियम्बल की? बेसिकली जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हमारे फाउंडिंग फादर्स उन्होंने प्रियम्बल लिखने का सोचा या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोचा, तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी 13 दिसंबर, आई थिंक 12 या 13 दिसंबर, एक बार मैं दोबारा डेट चेक कर लूँगा, 13 दिसंबर ही होनी चाहिए। 13 दिसंबर को वो खड़े होते हैं पार्लियामेंट में कुछ इस तरह से, और वो कुछ बातें बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं एक इंडिया जो होगा इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, एक ऐसा इंडिया जो होगा यूनियन उन सब स्टेट्स की जो ब्रिटिश के अंडर आती थी, उन सब स्टेट्स की यूनियन होगा जो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, उन सब टेरिटरीज की जो अदरवाइज ऑटोनोमसली यहाँ वहाँ घूम रही थी, हमारे साथ लग रही थी। ये जो हम इंडिया बनाएंगे इसमें होगी पूरी इंडिपेंडेंट फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। और इस इंडिया में क्या होगा, सब लोगों को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल न्याय मिलेगा। आज टुडे आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मिलेगा, फंडामेंटल फ्रीडम मिलेगी। किस चीज़ की आज़ादी मिलेगी? बोलते आज हम एक ऐसा संविधान बनाने जा रहे हैं जिसमें लोगों को स्पीच, बोलने की, एक्सप्रेशन, बिलीफ, इन सब चीज़ों की आज़ादी मिलेगी। फेथ की, वर्शिप की, वोकेशन की, जो मर्जी काम करो, जिस मर्जी धर्म में मानो। माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड क्लासेस को, डिप्रेस्ड क्लासेस को, ट्राइबल सोसाइटीज़ में जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं उन सबको सब सेफगार्ड्स मिलेंगे, ताकि सबको पता लगे कि ये कंट्री हमारी सबकी है। क्लियर? इस तरह से उन्होंने बहुत ऊंची ऊंची बातें की। सिमिलरली उन्होंने बोला कि एक रिपब्लिक बनाएंगे, उस पर भी मैं आऊँगा। ये जो नेहरू जी का प्रवचन है कि आज हम ये करने जा रहे हैं और वो करने जा रहे हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ये याद रखना, आपने पेपर में आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कि करने क्या जा रहे हैं। इस तरह से इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने इसको बोला कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये हम करने जा रहे हैं। अब आपको पता है 2 साल 11 महीने 18 दिन फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन हुई, एक एक क्लॉज, एक एक आर्टिकल, इन सब पे डिस्कशंस होती रही। फिर जब हमने तकरीबन सारा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया था रेजोल्यूशन को। अब हुआ क्या, जब हमने इसको बना लिया, 13 दिसंबर को उन्होंने मूव किया, 22 जनवरी 1947 को हमने अडॉप्ट किया। जब हमने इसको बना लिया कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर हमने बोला कि यार हम एक टारगेट लेके स्टार्ट हुए थे, एक एम था हमारा कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यूनियन बना देंगे, माइनॉरिटीज़ को भी सेफगार्ड दे देंगे, लोगों को भी फ्रीडम दे देंगे। इस तरह से अभी मैंने बोला ना, जो कुछ हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ट्राई किया था करने का, क्या हम वो कर पाए? लेट्स सी। और फिर इस चीज़ की असेसमेंट हुई, और फिर जब ये देखा गया कि हाँ, वी हैव क्रिएटेड एन इंडिया, we have created a constitution for India which will make India an independent sovereign republic, which will make India union of erstwhile British states। हाँ, हमने यूनियन बना दी है, इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है, रिपब्लिक है। इन सब शब्दों का मतलब मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो फिर इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया एज द प्रियम्बल। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल किससे ओरिजिनेट होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से उसका आप ओरिजिन ट्रेस कर सकते हैं। वैसे मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बोला गया था दैट इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। तो फिर बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि यार देखो, जब आपने सॉवरेन ही लिख दिया, जब आपने सॉवरेन ही लिख दिया तो इंडिपेंडेंट तो इसमें इंक्लूडेड ही है। सॉवरेन का मतलब क्या है कि प्रभुता आपके खुद के पास है, फाइनल अथॉरिटी आप खुद हो, डिसीजन मेकिंग। तो जब फाइनल डिसीजन मेकिंग कोई कंट्री है तो इट गोज विदाउट सेइंग कि वो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है उसमें भी इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं है, सॉवरेन है। सिमिलरली ये भी उस समय देखा गया कि
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में फ्रेटर्निटी पे ज़्यादा नहीं लिखा हुआ था। फ्रेटर्निटी क्या होता है? भाईचारा, है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ये बाद में हमने लिखा है। तो फ्रेटर्निटी जो है वो भी बाद में डाला गया, ठीक। ये आपको याद रखना है। आपको इस तरह से आ सकता है कि विच ऑफ दीज इनिशियली एज वेल, मतलब दे वर नॉट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो वर पार्ट ऑफ, मतलब हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड द प्रीएम्बल। तो आपको रखना है ध्यान कि जो इंडिपेंडेंट है उस पे हमने डिसीजन लिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, क्योंकि सॉवरेन लिखा ही हुआ है और उस समय इंडिया का पार्टीशन हो रहा था। तो भाईचारा, तो ऑल द मोर रीजंस टू हैव फ्रेटर्निटी इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, इन योर प्रीएम्बल। सो आई होप आपको बेसिक्स एक समझ आया कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, प्रीएम्बल होता क्यों है। वो इसलिए होता है कि जब संविधान लिखा जाने लगा तो नेहरू जी ने खड़े होकर बोला कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम करने क्या आए हैं। वो जो उन्होंने लक्ष्य दिया, वो लक्ष्य को ध्यान में रख के 2 साल 18 महीने 11 महीने 18 दिन काम किया गया। और फिर क्या हमने लक्ष्य के अकॉर्डिंगली लॉ बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। यस, सो लेट्स अडॉप्ट दिस लक्ष्य एज आर प्रीएम्बल। क्यों? अब बात आती है कि हमें प्रीएम्बल ऐसा अडॉप्ट ही क्यों करना है। इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक सी चीज समझनी है। लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट होगा, कानून, इसके ऊपर हमेशा आपको पता है कि 2 लोगों के बीच में मतभेद होगा और फिर 2 लोग जाएंगे कोर्ट में। एक पर्सन बोलेगा जी मेरी तो इंटरप्रिटेशन है इस लीगल डॉक्यूमेंट की ये, दूसरा बोलेगा नहीं 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 नहीं, इस लीगल डॉक्यूमेंट की इंटरप्रिटेशन ये नहीं है, इसकी तो दूसरी इंटरप्रिटेशन बनती है। अब कैसे पता लगे कि इसकी क्या इंटरप्रिटेशन बनती है? अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे जाके हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 395, इन आर्टिकल्स में किस आर्टिकल का क्या मतलब है ये मुझे पता लगाना है और मुझे नहीं पता लग रहा, तो मैं क्या करूं? तो किसी ने तो ये लिखा था ना आर्टिकल। अगर मुझे ये पता लग जाए कि जिसने ये आर्टिकल लिखा था वो किस मंशा से लिखा था, किस स्कूल ऑफ थॉट से वो लोग आ रहे थे, व्हाट वाज देयर ऑब्जेक्टिव। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट्स अ मीन्स टू एन एंड। इफ आई कैन काइंड ऑफ डिसाइफर दैट एंड, डोंट यू थिंक दैट इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी or relatively easy for me to understand where the framers of the constitution were coming from. So हमें इसलिए प्रियम्बल चाहिए कि जब तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी क्लॉज में मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसे करके कुछ भी क्लियर है आपको। स्टेट शैल नॉट टेक एनीबॉडीज लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है, आपको मीनिंग क्लियर है। हालांकि ये मैंने अच्छा एग्जांपल नहीं लिया, आगे जाके हम देखेंगे क्यों। बट एनीवेज, कहने का भाव मेरा ये है कि आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक अगर मुझे मीनिंग क्लियर है तो बात खत्म। आप कोर्ट में जाएंगे, आप बोलेंगे सर आर्टिकल 15 में क्लियरली लिखा हुआ है इसलिए मुझे राइट मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी बिल्कुल सही बात है। बट जब मीनिंग ही क्लियर ना हो, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने वाले कैन रेफर टू द प्रीएम्बल, क्योंकि प्रीएम्बल में वो सोल डाली हुई है कि यार हम करना क्या चाह रहे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज होंगे वो एक तरफ प्रीएम्बल को रख देंगे, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन को रखेंगे और बोलेंगे ओके इस आर्टिकल में ये वाला ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश की जा रही है, इस आर्टिकल का रियल मतलब ये निकलता है, चाहे लिखा यहाँ पे ये है पर इसका रियल मतलब ये निकलता है। ये हमें कैसे पता? क्योंकि नेहरू जी, अंबेडकर जी, ये सब देखो लिख के गए हैं प्रीएम्बल में। सो व्हेन द मीनिंग इज क्लियर देन प्रीएम्बल हैज नो रोल टू प्ले, बट whenever there is ambiguity in any article then preamble serves as a guiding star, number 1. Secondly, कोई भी आर्टिकल को मिसचीवियसली इंटरप्रेट ना किया जा सके। लीगल चीज है, लीगल डॉक्यूमेंट के कुछ एक्ट्स होते हैं, कुछ टैक्ट्स होते हैं, उसको मिसचीवियसली इंटरप्रेट ना किया जा सके, इसके लिए भी प्रीएम्बल काम आता है अपने। क्लियर? तो सबसे पहले हमें ये बेसिक सा आइडिया क्लियर होना चाहिए कि प्रीएम्बल चाहिए ही क्यों।
सबसे बुनियादी सवाल है। अब दूसरी चीज़, प्रियम्बल जो है वो है क्या, इसका बेसिक टेक्स्ट जो है ये आपको पढ़ना है एक बार खुद से, आपको इसका तो अच्छे से रट्टा लगाना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व्ड, सॉलम का मतलब क्या होता है, गंभीर रूप से, अच्छे से सोच विचार करके हमने रिजॉल्व लिया है, किसने, हम हिंदुस्तान के लोगों ने, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर, स्टार्टिंग में इंदिरा गांधी जी ने वर्ड डाले थे दोनों, सोशलिस्ट सेकुलर, शुरू में लिखा था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसलिए मैंने एक बार आपको ये खोल के दिखाया यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूट इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स justice which is social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individuals and unity and integrity of the nation. Unity के बाद में and integrity भी बाद में इंदिरा गांधी जी ने ही डाला था। In our Constituent Assembly on this date of 26th of November 1949 do we hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution of India। ये ऐसी सी कुछ भाषा है, आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़कर कल की क्लास से पहले इसकी सारी लैंग्वेज का रट्टा लगाना चाहिए। वाई यार, इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं कि प्रियम्बल में किस किस लिबर्टी की बात की गई है, तो आपको पता हो कि थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात की गई है। वहाँ पे पेपर में ना एग्ज़ाम प्रेशर, अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग जो हो सबसे मुश्किल प्रीलिम्स देते हो, जो अभी पिछले 3-4 साल से बच्चे जो देने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इससे पुराने वाले बच्चे सीसैट के दम पे पेपर निकालते थे प्रीलिम्स का, उनसे पुराने वाले बच्चे ऑप्शनल के दम पे प्रीलिम्स निकालते थे। आप लोगों को जीएस के दम पे निकालना है जिसका कोई एंड नहीं है, इसलिए आप वहाँ पर भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्लियर? भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। जो आता है सवाल जो इजी है उसको गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक एक मार्क की 2-2 नंबर्स की लड़ाई होगी वहाँ पे। संघर्ष स्ट्रांग है पर हम चलेंगे अच्छे से। ठीक, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इसका तो पूरा रट्टा लगा होना चाहिए कल की क्लास से पहले। बिल्कुल बेसिक। अगेन एक भरत सर एक बात बोलते हैं, थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करके एक बात बताना चाह रहा हूँ। 3 टाइप के आपको पेपर में सवाल आएंगे, याद रखना। कोई भी इंडिया में कंपटीशन का पेपर होगा, स्पेशली सिविल सर्विसेज, बी इट यूपीएससी, बी इट एचसीएस, पीसीएस एंड एनीथिंग एल्स लाइक दैट। टाइप 1 वो होगी जो सबको आती होगी। ये अगर आपको आती है तो आपको कोई एडवांटेज नहीं है, बट अगर आपको नहीं आती तो आप गारंटीड फेल हो। क्लियर? ये अगर आपको आती है तो कोई एडवांटेज नहीं है, तो सबको आते हैं वाले सवाल। कोई भी बच्चा जो 8 महीने 6, जैसे अब हम आपकी 3 क्लासेस ले रहे हैं तो 3 महीने में ही आपके 8-9 महीने का आपको पढ़ा देंगे। कोई भी बच्चा इस कोर्स को कर लेगा अच्छे से, जाके कोई भी पुराना आप CDS का, कोई भी पुराना किसी भी स्टेट का PCS उठा लेना, आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरे को ये वाले टाइप 1 तो अब सारे होने लग गए। एक होती है टाइप 2 सवाल, ये नहीं आते होते। ये जो 10-10, 12-12 साल से पढ़ा रहे हैं, 15-15 साल से, उनको भी नहीं आते होते। बाद में वो बोल देते होते कि अरे ये तो मैंने पढ़ाया था, मेरे क्लास नोट्स में से आया, वो झूठ होता है। हमें भी नहीं आते होते, बाकियों को भी नहीं आते होते। क्लियर? ये अगर आपको नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आफत नहीं आ गई। कट ऑफ आपको क्लियर करनी है कन्विंसिंगली। आपको 100 में से 100 या 200 में से 200 नहीं लेने होते प्रीलिम्स में। तीसरे सवाल हैं जो मेक और ब्रेक है। ये वो क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स को आते हैं, और इनकी नेचर क्या है? इनकी नेचर है दे विल एक्सपेक्ट यू टू अप्लाई योर माइंड। सवाल में भी आपको दिमाग लगाना है अच्छे से, उसको इंटरप्रेट करने में, ऑप्शंस में भी दिमाग लगाना है, अपनी नॉलेज को प्रोसेस करके आपको अच्छे से इसका आंसर करना है, और ये आपको अच्छी खासी रीडिंग से भी इम्प्रूव होते हैं। सो हमें इन 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि वो जो सबको आता है हमें वो आता हो, एंड जो एक सीरियस कैंडिडेट को आना चाहिए हमें वो आता हो। कोई एक आधा ऐसा क्वेश्चन है जो किसी को नहीं आता था, लेकिन आपके दोस्त का ठीक हो गया, वो आके बोल रहा है ये वाला सवाल देख रहा है, ये मेरा ठीक हुआ, किसी को नहीं आता होगा, भाई मुबारक है आपको।
टेंशन नहीं लो, इसके दम पे आपका पेपर ना पास होता ना फेल होता। क्लियर? चलो अब हम आते हैं इसी के ऊपर, तो आपको इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, इसका टेक्स्ट। अब बात आती है हमारे पास कि अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है। हमने ये जो प्रियम्बल इतना पढ़ा है ये हमें क्या बताता है? 4 चीज़ें हमें एसेंशियली प्रियम्बल से पता लगती हैं। पहली चीज़ तो आपने देखा होगा कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमने लिखा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया डू दिस डू दैट। तो ये संविधान आया कहाँ से, ये प्रियम्बल आया कहाँ से? जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था, हम लोगों ने वोट किया, कुछ लोग चुने हुए थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, काउंसिल्स में, उन लोगों ने आगे लोगों को चूज किया, यहाँ पे जाके लोग बैठ गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ये जो लोग हैं इन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, इसका मतलब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इसका मतलब हमारे ही लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हमारे ही चुने हुए लोगों ने। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमने ही बनाया है, उबार के आप ही ने बनाया है। जैसे डीमोनेटाइजेशन आप ही ने तो की है, अगर इसी लॉजिक से देखें तो जीएसटी भी आप ही लेके आए हो, सब कुछ आप ही कर रहे हो। डेमोक्रेसी में इसलिए सॉवरेन कौन है, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? पीपल। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉलिटी के पेपर में जहां पे भी वर्ड देखोगे पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब आपने क्या मान लेना है? जनता, लोग, भीड़, हुजूम। ठीक? जैसे पॉपुलर का मतलब ये नहीं है कि कुछ मशहूर या अच्छा या कुछ भी ऐसा। अब हम बोलते हैं सलमान खान बहुत पॉपुलर हीरो है, दैट डज नॉट मीन कि सलमान खान बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड हीरो है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि उनकी मूवीज़ बहुत अच्छी हों, लग भी सकती हैं आपको, नहीं भी लग सकती। व्हेन वी से वो बहुत पॉपुलर हीरो है, इसका मतलब क्या है कि लोग उसकी मूवीज़ देखते हैं, जनता में मशहूर है। सिमिलरली पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब क्या हो गया? फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? लोगों के पास। सॉवरेन कौन है? लोग। वो क्या करते हैं? वो चुनते हैं आगे पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट उनके लिए लॉ बनाता है, उनको डिफरेंट लॉज चाहिए, डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस चुन लो। एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी में सॉवरेन कौन होगा? वी द पीपल। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें क्या पता लगती है? ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में केसेस हुए हैं, लोगों ने बोला है कि यार ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया आर गिविंग टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ना मैं गया था, ना मेरे पापा गए थे, ये सच में आर्ग्यूमेंट हुआ है, ना मेरे दादाजी गए थे, तो हमने तो बिल्कुल नहीं दिया। अब जब आपको मेंस के लिए पढ़ाएंगे तो बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बट एनीवेज आपको समझना है सबसे पहली चीज़ जो हमें प्रियम्बल से पता लगती है वो ये कि सोर्स ऑफ पावर क्या है इंडिया में। पॉलिटिकल पावर का सोर्स क्या है? लोग, जनता, पीपल। क्लियर? दूसरी चीज़, हमने देश कैसा बनाया है? हमने ऐसा देश नहीं बनाया जहां पे कुछ भी करना हो। पुराने टाइम में, ब्रिटिश के टाइम पे क्या था? ये रहा ब्रिटिश इंडिया, यहां पे बैठे हैं गवर्नर जनरल, कोई भी बहुत बड़ा निर्णय लेना है, जाओ जी इंग्लैंड से पूछ के आओ। ये सॉवरेनिटी नहीं है। हमारे यहाँ पे उस समय भी राजकुमार थे बहुत सारे, 552 के आसपास इंटीग्रेशन हुई थी जब पटेल जी ने की थी। 500 से ऊपर राजा, उनको अगर एक लेवल के ऊपर डिसीजन लेना है तो क्या करना है? पूछो जी गवर्नर जनरल साहब से, वो पूछेंगे इंग्लैंड से ठीक है कि नहीं है। इस सुवरेनिटी है, ये सॉवरेनिटी नहीं है। सॉवरेन का मतलब क्या है कि एक ऐसा देश, अब आपको पता लग गया, बच्चों के मुझे पर्सनल मैसेज आए थे कि सर पहली बार पता लगा स्टेट और नेशन में डिफरेंस क्या है, तो अब आपको पता लग गया स्टेट क्या है। तो स्टेट जो हमने इंडिया की बनाई है वो क्या है? सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है। देयर एग्जिस्ट नो पैरेलल बॉडी जो लॉज बनाएगी, फाइनल लॉज आप बनाओगे। हालांकि अब इसकी डिटेल में हम कभी जाएंगे सॉवरेनिटी की थ्योरी में, पर ना इंटरनली कोई बॉडी है जो पैरेलल लॉज बनाती है, ना एक्सटर्नली कोई बॉडी है जो आपके लिए लॉज बनाती है, आप ही को लॉज बनाने। क्लियर? इसीलिए आपको मेंस में इस तरह के सवाल आते हैं कि अब जब ग्लोबलाइजेशन होती जा रही है, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये हैं अपने कनाडा के श्री जस्टिन ट्रूडो जी,
WTO में जाके बोलते हैं कि इंडिया को बोलो कि अपना एग्रीकल्चर लिबरलाइज करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे इंडिया में एग्रीकल्चर में। क्यों? क्योंकि WTO का ये मैंडेट है, करना है इंडिया को। फिर जब सरकार ने वो कर दिया तो फिर बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि इंडिया ने प्राइवेटाइज क्यों कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा प्राइवेटाइजेशन ठीक है कि नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि WTO में सरकारों को बोला जाता है कि आपने अपनी कंट्रीज में प्राइवेटाइजेशन करनी है, आपको लिबरलाइजेशन करनी है, धीरे धीरे कोटा हटा के टैरिफ्स पे जाना है, फिर टैरिफ्स हटा के नो टैरिफ्स पे जाना है। एक कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में बिके, पहली कंट्री का दूसरी में बिके, लोग भी आ जा सके। अब आप बोलोगे सर अगर WTO ऐसी बॉडी है और वो लोगों को ऐसा अगर कंट्रीज को प्रेशराइज कर रही है और नहीं भी कर रही, मतलब डिक्टेट कर रही है, तो फिर ये तो सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हो गया। आइडियाज आर एसेंशियली इरिकंसाइलेबल, सॉवरेनिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हाँ, ये सब्जेक्टिव से आइडियाज हैं जिन पे हम बात करेंगे। क्लियर? आजकल इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस तरह से पूल्ड सॉवरेनिटी। मतलब क्या है? ये सिर्फ आप ही के साथ थोड़ी हो रहा है, सारी कंट्रीज को ये करना पड़ रहा है, अपनी सॉवरेनिटी थोड़ी थोड़ी सरेंडर करनी पड़ रही है कि चलो यार हम WTO की मानते हैं, IMF की मानते हैं, यूनाइटेड नेशन की मानते हैं, वर्ल्ड बैंक की मानते हैं। तो दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ पूल्ड सॉवरेनिटी इज कमिंग इन। तो एनीवेज पॉइंट ये कि दूसरी चीज़ हमने क्या डिसाइड की कि हमें कंट्री कैसे बनानी है, जो है सॉवरेन। दूसरा, सॉवरेनिटी का मतलब समझ आ गया, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है जो वो आपके पास है, वी द पीपल के पास सॉवरेनिटी है। दूसरा, सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट वर्ड तो डाल दिया था इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट करके। सोशलिस्ट वर्ड की लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या है। और जयप्रकाश नारायणन जी के टाइम पे, मोरारजी देसाई जी की सरकार में 45th अमेंडमेंट लाके इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की, डेफिनेशन देने की कोशिश भी की गई, बट बिकॉज दे डिड नॉट हैव सफिशेंट नंबर्स इन राज्यसभा में वो पास नहीं हुआ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है वर्ड सोशलिस्ट, बट सोशलिस्ट वर्ड का मतलब नहीं पता कि क्या मतलब है हमारा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय हमारा मतलब। सोशलिस्ट वर्ड का ही मतलब क्या है? समाजवाद, है ना ऐसे। 2 सेकंड के लिए आप सुन लीजिए। बेसिकली क्या है, सोशलिज्म के बारे में एक बात बोली जाती है, आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन में पढ़ाएंगे, दैट सोशलिज्म इज अ हैट दैट हैज बीन worn बाय सो मैनी दैट इट हैज लॉस्ट इट्स शेप। सोशलिस्ट एक ऐसी टोपी है जो इतने लोगों ने अपने सिर पे पहन ली कि अब इस टोपी की शेप ही खराब हो गई है। आप बता ही नहीं सकते कि इसकी ओरिजिनल शेप क्या थी। प्लेटो एक थिंकर हुए हैं, उन्होंने अपना सोशलिज्म दे दिया था, ठीक। उसके बाद हमारे पास में एक बहुत बड़े, मतलब जो वाटरशेड मूवमेंट वाली बात आती है, वो आती है मार्क्स, कार्ल मार्क्स। इन्होंने एक अपना आइडिया दिया। फिर सोशलिस्ट बिफोर मार्क्स, सोशलिस्ट आफ्टर मार्क्स। नेहरू जी ने एक अपना आइडिया दिया सोशलिज्म का, नेहरूवियन सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म एंड सो ऑन। तो बहुत सारे इसके मीनिंग्स बनते हैं जिसके लिए मुझे इंडिपेंडेंट क्लास लेनी पड़ेगी एक। आज के लिए आप इतना समझ लो कि सोशलिस्ट का मतलब, जो सुप्रीम कोर्ट बोलती है मल्टीपल केसेस में, हमारी कंट्री में सोशलिस्ट का मतलब क्या है? मिनिमम इनइक्वालिटी, कम से कम अमीर और गरीब में कम से कम गैप रहे। एक ऐसा सिस्टम बनाने की, एक ऐसी कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पे अमीर और गरीब में कम से कम डिफरेंस हो। सोशलिस्ट वर्ड इसलिए यहाँ पे ये सिग्निफाई करता है। क्लियर? अब वही मैं IR जब आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ कि 1971 में इंडिया और रशिया की डील हो गई थी और फिर वर्ड सोशलिस्ट भी डाल दिया एंड ब्ला 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 ब्ला। अभी के लिए आप इसको समझो कि इसका मतलब है मिनिमम इनइक्वालिटी। अगर आप लोगों को अदरवाइज डाउट हुआ कि सर एक बार आप कैपिटलिज्म, सोशलिज्म ये सब समझा दो, तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग। तो सोशलिस्ट वर्ड जो है हमारी
इसका हिस्सा बना प्रियम्बल का 42nd अमेंडमेंट से। अब अगर कोई बिल्कुल ही बिगिनर है, वो पूछ रहा है कि ये क्या बात बनी 42nd अमेंडमेंट, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन तो दे दिया था, लेकिन उन्होंने बोला था इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भाई अब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लिया करना। आज तक हम 102-3 बार अमेंड कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो जब 42nd टाइम अमेंड किया था तब इंदिरा गांधी जी ने ये वर्ड डाला था। सेकेंड वर्ड इज सेकुलर। तो इंडिया इज नॉट अ हिंदू पाकिस्तान, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। इंडिया एक हिंदू का, एक मुस्लिम का, एक क्रिश्चियन का, एक जैन का, एक बुद्धिस्ट का, एक पारसी का, एक यहूदी का, या एक किसी भी धर्म में ना मानने वाले का उतना ही है जितना कि किसी भी और का है। आर्स इज अ सेकुलर नेशन। संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है भैया तेरे को जिसमें मानना है मान, तुझे किसी में नहीं मानना तेरे को वो भी फ्रीडम है, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। सेकुलरिज्म वर्ड भी डिफाइन नहीं किया हुआ। आपको याद होगा कुछ साल पहले योगी आदित्यनाथ जी के उन्होंने एक बात भी बोली थी कि सेकुलर का मतलब धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष होता है। हमारे यहाँ पे उस तरह से पंथ थे ही नहीं और सेकुलर वर्ड को डिफाइन करना चाहिए। क्लियर? इस तरह की बात हुई थी क्योंकि कुछ साल पहले एक बार 26 जनवरी को प्रियम्बल प्रिंट किया गया था, तो वो वाला प्रियम्बल प्रिंट कर दिया गया था जो शुरू में लिखा गया था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा था। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब प्रियम्बल को लिखा था तो उन्होंने सेकुलर वर्ड नहीं लिखा था। ये तो बाद में इंदिरा गांधी जी ने अमेंडमेंट करके 42nd अमेंडमेंट करके इसको डाला था। बट अदरवाइज मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, वैसे ही अगर मान लो मैं एक काम करूँ, यहाँ से सेकुलर वर्ड हटा दिया तो क्या होगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फंडामेंटल चेंज आ जाएगा? कुछ भी नहीं। इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी द सेकुलर नेशन। जब इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट करके सेकुलर वर्ड डाला था, उससे पहले क्या इंडिया सेकुलर नहीं था? तो हमें सेकुलर वर्ड हटाना नहीं चाहिए, वो इज अ डिफरेंट थिंग कि वाई टू इवन क्रिएट सच सेंटिमेंट्स। इंस्टेड ऑफ रिमूविंग सच थिंग्स यू शुड बी डिफाइनिंग सच थिंग्स। ज़्यादा इलेबोरेट करना चाहिए। क्लियर? बट पॉइंट इज दिस कि ऐसा नहीं है कि ये वर्ड यहाँ पे लिखा है तो इंडिया सेकुलर हो गया। आप अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे मेरे साथ 2 दिन में, आप फंडामेंटल राइट्स जो हटाए ना जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार बोला है कि भाई सेकुलरिज्म पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, भारत के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है सेकुलरिज्म। ठीक? तो सब धर्मों को पूरी आज़ादी है, सेकुलर इंडिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेक इट एक्सप्लिसिटली क्लियर, पर नहीं भी लिखा होता तो भी इंडिया सेकुलर होता। क्लियर? नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? अगेन डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप 5 साल बाद गए, आपने चुनाव में वोट डाल दी। 2 तरीके से आप इसको समझना। डेमोक्रेसी है बच्चे 2 टाइप की, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। जो हिंदी वाले भाई बहन है वो बार बार क्यों ऐसा पूछ रहे हैं कि आप हिंदी में नोट्स दोगे क्या? हाँ जी, बस ये वाला वीक हमें दे दीजिए, हिंदी में भी आपको नोट्स मिलेंगे। एक वो बोल रहे हैं कि क्या आप हिंदी में पढ़ाओगे? इस पे भी मैं दोबारा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जिस लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं हम इसी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। एक और डिमांड है बच्चों को कि आधी स्क्रीन पे इंग्लिश में लिख दिया करो, आधी पे हिंदी में लिख दिया करो। उससे हमसे पढ़ाया नहीं जाएगा, हमने कभी वैसे पढ़ाया नहीं है। नॉट ओनली वो एस्थेटिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हम खुद भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। बट ऑफ कोर्स हिंदी में आपको नोट्स भी मिलेंगे। जब हम आपको MCQs करवाएंगे तो हिंदी में आपको MCQs भी देंगे। जब हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे, सवाल और उसका रिटर्न आंसर, तब आपको हिंदी में सवाल और उसका रिटर्न आंसर भी मिलेगा। तो आपसे बस हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रोज़मर्रा वाली लैंग्वेज में, डेली लैंग्वेज में, यार अभी ये हरियाणा HCS UPSC के लिए कोर्स है, तो आई एम होपिंग कि आई बीन टू JNK, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, UP, बिहार, सबको ही लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। क्लियर? अगर नहीं आ पा रही तो उसके लिए हम माफ़ी मांग सकते हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, डेमोक्रेसी है बच्चे 2 टाइप की। एक है
प्रोसीजरल। और भी बहुत इसमें आपको क्लासिफिकेशन मिलेगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, उस पर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, वो मैं आपको अलग से कराऊंगा। एक होती है प्रोसीजरल और एक होती है सब्सटेंटिव। क्लियर? 5 साल बाद चुनाव होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, जाके वोट डालते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, और चलो जी वोटिंग हो गई। फिर 5 साल लोग अपने घर राजी, सरकार अपने घर राजी। गाड़ियां आएंगी बेटा लाल बत्ती वाली सड़क पे, तेरे को पीछे हो जाना है, चाहे तू हॉस्पिटल जा रहा हो, चाहे तू मंदिर जा रहा हो, चाहे तू जॉब इंटरव्यू पे जा रहा हो, दिख नहीं रहा बड़े साहब आ रहे हैं। डेमोक्रेसी तो है, लोगों ने ही चुना, 5 साल बाद चुनाव भी हुआ, वोटिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। बट दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रोसीजरल। सब कुछ ठीक तो हुआ है, चेक्स बॉक्स तो सारे मीट हो रहे हैं, पर दिल से आवाज सी नहीं आ रही, मजा सा नहीं आ रहा। ऑन द अदर हैंड, आपकी कंट्री में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो स्टेटस है, उन सब की डेमोक्रेटाइजेशन हुई है, वो सब लोगों के पास है, इक्वली लोगों को एक्सेस है। जैसे यही देखो, अब आपको ये फ्री कोर्स करवा रहे हैं HCS का, UPSC का, तो वो बच्चा जो 1.5 लाख रुपए नहीं दे सकता, लाख रुपए नहीं दे सकता, वो उसका अवेल करेगा। Although irony is again, most of the students who are calling us are saying कि सर आपकी iOS की ऐप नहीं मिल रही है। So it's kind of funny that eventually the benefit is accrued again by those who can afford 1 लाख रुपए का फ़ोन nonetheless। ठीक, पॉइंट इज कि अपॉर्चुनिटीज कंट्री में हर एक बंदे को बराबर मिल रही है, तकरीबन। रिसोर्सेज कंट्री के हर एक बंदे को उसका बराबर का एक्सेस है। स्टेटस कोई ऊंच नीच नहीं है, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ इक्वालिटी है। हर बंदे का, रिगार्डलेस ऑफ वो मेल है या फीमेल है, वो मेल है, वो फीमेल है, वो अमीर है, वो गरीब है, रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, अगर हर एक बंदे का तकरीबन एक इक्विटेबल, इक्विटी का मतलब क्या होता है? भागीदारी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? बराबरी। इक्विटी का मतलब भागीदारी। अगर हर श्रेणी, हर सेक्शन का एक भागीदारी में, इक्विटी में अगर से है, कंट्री के नियम कानून बनाने में, नियम कानून की एग्जीक्यूशन में, जुडिशियल प्रोसेस में एंड सो ऑन, लोगों की सुनी जा रही है, तो फिर हम बोलेंगे कि ना सिर्फ 5 साल बाद चुनाव हो के प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, बट सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी भी है। इन सब्सटेंस, इन स्पिरिट, हर तरीके से आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है। तो इस चीज़ को भी बहुत क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क्स ने बताया था। बोलते बेटा हल्के में मत लेना, ये जो डेमोक्रेसी हम दे रहे हैं आपको इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है दैट रूलर्स विल बी इलेक्टेड बाय पीपल थ्रू मेजॉरिटी डिसीजंस, नो, बट मोर देन दैट। यहाँ पर क्या होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा जो लोगों की जनरल विल को रिप्रेजेंट करेगा, और वो चुनी हुई सरकार भी, फिर ये नहीं है कि लोग सरकार चुन लिया वो जैसे मर्जी चले, वो चुनी हुई सरकार भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेगी। अदरवाइज चलो मैं आपको वैसे बता, एक होमवर्क ही दिया जाए आपको, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है, आप मुझे ये बताना। क्लियर? इस सेक्शन में ही आप लिख सकते हैं। चलो आगे चलें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिपब्लिक। आपको सॉवरेन का मतलब समझ आ गया? नो एक्सटर्नल और इंटरनल, पैरेलल और सुपीरियर पावर, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है सरकार की। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सुनो भाई। मैं आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे ऊपर कितने टाइप के लॉज चलते हैं? बड़े टाइप के। एक मेरे ऊपर है लॉ जो नेचर का है, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, गला सूखेगा आपको पढ़ाते हुए, ठीक, पानी पी लेते हैं, ये हो गया नेचुरल लॉ। क्लियर? एक मेरे ऊपर है से कस्टम्स, ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, रीति रिवाज, बड़ों के पाँव को हाथ लगाना होता है, जी करके बोलना होता है, बड़े गुस्सा भी हो जाए तो भी चुपचाप सुनना होता है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, एक रीति रिवाज चला आ रहा है। मंदिर में जा रहे हैं तो चप्पल उतारनी है, गुरुद्वारे में जा रहे हैं तो सिर ढकना है, बेसिक से हमारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। क्लियर? फिर हमारे आते हैं
रिलीजियस लॉज, अगेन मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना, क्लियर, इस तरह के। और फिर एक आते हैं सरकारी लॉज, जिनको हम बोलते हैं पॉजिटिव लॉ। अब नेचुरल लॉ को हम साइड पे रखते हैं, वो तो नेचर ने सभी के ऊपर लगा रखे हैं। अगर मैं कस्टम्स ना मानूं तो क्या हो जाएगा? अगर कोई बड़े अंकल खड़े हो, मैं नहीं लगाता पाँव को हाथ। अब हरियाणा इस चीज़ के लिए पढ़ा रहे हैं, हम बोलते हैं और जी ताऊ जी ठीक हो, चलो चलो शाबाश, कर दिया ऐसा। रिलीजन में भी यही ट्रू है। मैंने खा लिया मंगलवार को नॉनवेज, अब मैं बोलूँ कि यार सारा अरब खा रहा है, सारा यूरोप खा रहा है, सब खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? हनुमान जी नाराज़ होंगे, ऐसा माना जाता है, भगवान नाराज़ होंगे, पाप चढ़ेगा, ऐसी वाली बहुत सारी चीज़ें मानी जाती हैं। पॉइंट इज दिस, इन सब में लेकिन एक चीज़ है, ये वाला जो लॉ है पॉजिटिव लॉ, ये कौन सा है? जिसको बनाया था सॉवरेन ने, सरकार ने। इस नियम में और नियम में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। यहाँ पे सरकार ने लॉ क्या बनाया? गाड़ी चलाते हुए भाई सीट बेल्ट लगानी है। अब मैं अगर ना लगाऊं तो, अब आप यहाँ पे देखो, नहीं लगाएगा 700 रुपये का फाइन अभी कटेगा, क्लियरली कटेगा, और बिल्कुल डेफिनेट प्रिसीजन के साथ में मुझे बताया गया है कि क्या तेरा एक्ट, क्या लॉ है, क्या तुम्हें करना है, क्या तुम्हें नहीं करना, उसका क्या रिवॉर्ड है और क्या पनिशमेंट है, वो भी क्लियरली बताई गई है। तो जो सरकार के द्वारा बनाए गए लॉज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार ही बना सकती है, कोई पैरेलल बॉडी नहीं है जो लॉ बना सके। बेसिकली हम आगे जाके DPSPs में करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहाँ पे भी मुद्दा यही है, सेकुलरिज्म का इशू नहीं है। वो मुद्दा क्या है कि जब सरकार, भारत की सरकार एग्जिस्ट करती है, तो फिर दूसरी कोई बॉडी क्यों एग्जिस्ट करती है जो लॉ बना रही है। इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करेंगे। पॉइंट इज दिस कि पॉजिटिव लॉ कौन सा है बच्चा है, ठीक, ये वो लॉ है जो सरकार बना रही है, सॉवरेन बना रहा है। अगर यही लॉ कोई और बनाने लग गया, फिर ये कैसा सॉवरेन है? मान लो कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, वो बोलती है भाई तुम सीट बेल्ट नहीं लगाओ, सरकार रोकेगी, मुझे बोलना, सरकार तुम्हारा फाइन नहीं काट सकती, और ऐसा हो जाता है, तो फिर सरकार क्या रहेगी? फिर तो यही सरकार हो गया बंदा। यू अंडरस्टैंड? तो ये सॉवरेनिटी के क्राइसिस हैं। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर essentially should be with the sovereign, and that's what makes it the sovereign in first place. You understand? तो आपको ये बेसिक सी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझना है। आपको एग्जाम में किस नेचर का सवाल आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो डिपेंड करेगा कि अगर कोई थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो आपको आना चाहिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिपब्लिक। यूपीएससी में ना, मैंने इतना डिटेल में क्यों करवाया है, 2 साल पहले यूपीएससी में मेंस में सवाल आया था, डिस्कस द वेरियस एडजेक्टिव्स बिफोर द वर्ड रिपब्लिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द प्रियम्बल में लिखे हुए जो पहले वर्ड्स हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, इनको डिस्कस करो। आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सिनेरियो? क्या आज की डेट में ये वर्ड्स जो हैं, इनका क्या मीनिंग है, क्या ये डिफेंडेबल हैं? ये हम आपको करवाएंगे आंसर राइटिंग में। बट रिपब्लिक देखते हैं क्या होता है। रिपब्लिक, गणतंत्र बोलते हैं शायद हिंदी में इसको। नाउ रिपब्लिक का 99% लोग जो है वो आपको मतलब बताएंगे कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब इलेक्टेड हैं, अनलाइक यूनाइटेड किंगडम में रानी को किसी ने इलेक्ट नहीं किया, जो क्वीन एलिजाबेथ है। उनसे पहले भी जो क्राउन था वो किसी ने इलेक्ट नहीं किया, उनसे पहले भी जो क्राउन था वो किसी ने इलेक्ट नहीं किया। वैसे ही रानी जी के बाद में अगर कोई आएगा तो वो उनकी आगे प्रोजनी होगी। पॉइंट बीइंग कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है, एक परिवार चला आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी ऑफिस है। ऑन द अदर हैंड अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, लोगों ने एमएलएज और एमपीज को चुना, एमएलएज और एमपीज ने आगे रामनाथ कोविंद जी को चुना। इनसे पहले लोगों ने एमएलएज एमपीज को चुना, उन्होंने आगे प्रणब मुखर्जी को चुना हुआ था, प्रतिभा पाटिल जी, ऐसे पीछे पीछे जाते रहे हम। तो हमारी कंट्री में जो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट, जो पूरी सरकार का हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं उसको, वो कौन है, इलेक्टेड है।
लेकिन उससे क्या हो गया, अगर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है उससे कोई कंट्री रिपब्लिक होगी, ये क्या बात बनी। सुनो भाई, रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज है कंट्री के, रेस्ट लाइज विद द पब्लिक, का जो कंट्री के रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज हर तरीके के, आपके रॉ मटेरियल, आपके माइंस, आपके खनिज पदार्थ, आपका ह्यूमन रिसोर्स, कंट्री के रिसोर्सेज किसके हैं, पब्लिक के। ये कंट्री किसी की जागीर नहीं है, किसी की हेरिडिटरी जागीर नहीं है, किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है क्या, पब्लिक की है ये सारी कंट्री। पब्लिक क्या करती है, बोलते हैं कि 5 साल बाद एक पार्टी को चुनती है, 2 पार्टीज को चुनती है, बेसिकली 2 धड़ों को चुनती है प्राइमरीली। एक धड़े को बोलती है कि अगले 5 साल के लिए ये जो प्रॉपर्टी है, ये रिसोर्सेज हैं, ये ट्रेजरी हमने आपको दी। क्लियर, आप लोगों के पास अब अगले 5 साल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम काम करेंगे, आप इसको चलाइए। और दूसरे धड़े को बोलते हैं कि हमने आपको चुना ऑपोजिशन, ये ठीक से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, चेक कीजिए। क्लियर, लेकिन है किसके, रिसोर्सेज किसके हैं, पब्लिक के, सरकार के नहीं है। रिसोर्सेज एसेंशियली लाई विद द पब्लिक। क्लियर, अब मैं बोलूं, मैं ये कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं कि किसी के परिवार की नहीं है, बोलते हो देख, तुम्हारी कंट्री का जो सबसे बड़ा ऑफिसर है प्रेसिडेंट, लोग ही चुन रहे हैं, पारिवारिक वो ही नहीं है, हेड ऑफ द स्टेट ही पारिवारिक नहीं है। सो प्रेसिडेंट का इलेक्टेड होना ये एक क्या बोलते हैं हिंदी में, सिंबॉलिक है, मतलब क्या बोलते हैं, प्रतिमा बोलते हैं उसको, है ना, कि एक सिंबॉलिक जेस्चर है ये दिखाना कि यार ये देखिए कि आपकी कंट्री में अल्टीमेटली तो रिसोर्सेज लोगों के पास ही हैं, कोई परिवार के नहीं। तो आपको ये समझना है कि रिपब्लिक का मीनिंग क्या है इंडिया में, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसके हिसाब से आपका हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होते हैं, जो ये दर्शाता है कि रिसोर्सेज कंट्री के पब्लिक के पास है। सो आई होप आपको समझ आया कि किस टाइप की हमारी गवर्नमेंट है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। किसने बनाई ये कंट्री और ये कॉन्स्टिट्यूशन, हम ही लोगों ने खुद ही बना के खुद को दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑब्जेक्टिव्स। आज आपकी जो एंशिएंट मिडिवल की क्लास थी वो थोड़ी डिलेड हो गई, इसलिए हमें ये वाली क्लास थोड़ी कम छोटी रखनी पड़ेगी, सो दैट कि आपको एक प्रॉपरली रिवाइज करने का मौका मिले। कल की आपकी ये वाली क्लास थोड़ी लंबी होगी और शायद ये कल 9 की बजाय 8 बजे हम ले लें, बिकॉज ये क्लास लंबी करेंगे। तो रेस्ट ऑफ द प्रियम्बल एंड यूनियन एंड सिटीजनशिप शैल बी कवर्ड टुमारो। आई होप आप कोई कोर्स में एनरोल करके आप थोड़ा पढ़ पा रहे हो। 1-2 दिन में हम इस कोर्स की स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे। तो ऑलरेडी जो बच्चे अभी लगे हुए हैं थोड़ा सा इधर उधर, आई वुड सजेस्ट कि आप जल्दी से फॉर्म भर के फोकस अपना बना लीजिए। और वो बच्चे जो सोच रहे थे कि यूपीएससी का फॉर्म भरें या ना भरें, हम उनको सजेस्ट करेंगे कि उनको फॉर्म भरना चाहिए, ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। आई सी यू टुमारो प्रॉब्ली फॉर लाइक 2 hours। कल हमारी क्लास जो पॉलिटी की है वो 2 घंटे की भी हो सकती है, 2.5 घंटे की। आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। टेक केयर।